हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में देखिए हम 2024 की सभी प्रमुख नियुक्तियों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अलग अलग पोस्ट पर, जितने भी लोगों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पीडीएफ को आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सेशन है, आराम से एंड तक चिल होकर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहां से आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 25 से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 में हमको देखने को मिली है। ओके, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरे सेशन को देखिए, रिलैक्स कीजिए, एंड में वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जाइएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के अपॉइंटमेंट्स का। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, स्थायी प्रतिनिधि की बात करें तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, कहां पर? यूनाइटेड नेशन में। अब यूनाइटेड नेशन यूएसए जो हेडक्वार्टर है, वहां पर भारत की ओर से जो एम्बेसडर स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए, उनका नाम है पार्वथा नेनी हरीश। आंसर बी हो जाएगा, पार्वथा नेनी हरीश यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कुछ समय पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। यहां पर इमेज देख सकते हैं पार्वथा नेनी हरीश की। यहां पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज को आपको नोट करना चाहिए कि यूएसए न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन का कार्यालय है, वहां पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए पार्वथा नेनी हरीश। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यालय हो सकते हैं और वहां पर स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर अलग व्यक्ति अपॉइंट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको जेनेवा का एग्जांपल दूंगा आगे, उसे देखिएगा। तो यहां पर केवल इतना याद रखिए कि यूनाइटेड नेशन जो कि न्यूयॉर्क शाखा है, वहां पर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट किए गए? तो न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में यूनाइटेड नेशन में पार्वथा नेनी हरीश भारत में भारत की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, पार्वथा नेनी हरीश को रुचिरा कंबोज के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। रुचिरा कंबोज का नाम आपने काफी बार सुना होगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। देखिए, जून 2024 में इस पद से सेवानिवृत्त हुई है रुचिरा कंबोज। यूनाइटेड नेशन में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, इसलिए भी यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला कौन? रुचिरा कंबोज। 2024 में जून मंथ में यह अपने पद से रिटायर हुई और नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क शाखा में बनाए गए पार्वथा नेनी हरीश। ठीक है, पार्वथा नेनी हरीश 1990 बैच के एक आईएफएस अधिकारी है, इंडियन फॉरेन सर्विस के। ठीक है ना, अभी तक ये जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया यूनाइटेड नेशन में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनाइटेड नेशन में, वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटर हैं, प्रतिनिधि है। भारत की ओर से कोई भी चीज होगी तो वो उठाने का काम कौन करेंगे? यूनाइटेड नेशन में परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो करते हैं। तो यहां पर आपको यूएसए न्यूयॉर्क के बारे में पता चला कि वहां पर न्यूयॉर्क की जो शाखा है यूनाइटेड नेशन की, वहां पर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन? तो ये पार्वथा नेनी हरीश हो गए। इसके अलावा देखिए, कुछ समय पहले ही 20 जनवरी 2024 को अरिंदम बागची को जेनेवा में जो यूनाइटेड नेशन का कार्यालय, वहां पर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो पार्वथा नेनी हरीश न्यूयॉर्क शाखा में है, और यहां पर अरिंदम बागची की बात करें तो ये जेनेवा में यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किए गए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए यहां पर मैंने आपको इनके बारे में भी बता दिया। नहीं तो कमेंट आने लगते कि सर अरिंदम बागची अपॉइंट हुए हैं, लेकिन वो जेनेवा में हुए हैं। आप भी सही हैं, पर वो कहां पर? जेनेवा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों को कंट्रोल करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना। इसके हाल ही में नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के अमित शाह के बेटे जय शाह। जय शाह के बारे में आप जानते, एशियाई क्रिकेट परिषद के अभी तक ये चेयरमैन थे, लेकिन अब इन्हें अपॉइंट किया गया है आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं अमित शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं जय शाह। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह को अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया, और इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये सबसे युवा चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अभी तक कौन था? तो इनके पहले ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ग्रेग बार्कले, वो आईसीसी के चेयरमैन के पद पर थे। अब 1 दिसंबर 2024 को ज्वाइन करेंगे कौन? जय शाह। घोषणा हो चुकी है, अपॉइंट होंगे 1 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। पहले ग्रेग बार्कले थे, अब इनका स्थान लेंगे भारत के जय शाह। ठीक है, देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रिकेट को गवर्न करने वाली बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट यूएई के दुबई में देखने को मिलता है। कहां पर? दुबई में। अभी तक आईसीसी के जो चेयरमैन बने हैं वो एन श्रीनिवासन 2014 से 2015, उसके बाद शशांक मनोहर 2015 से 2020, और ग्रेग बार्कले 2020 से 2024 दिसंबर के पहले तक रहेंगे, और फिर चौथे बनेंगे अध्यक्ष कौन? जय शाह, आईसीसी। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, देखिए अपॉइंटमेंट से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के अदर सेगमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए देखिए, आप करंट अफेयर 2024 का ईयरली पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जहां पर आपको दिसंबर 2024 तक हर मंथ की मंथली करंट अफेयर की ई बुक अवेलेबल होती है, मंथली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ मिल जाती है, और मंथली करंट अफेयर की क्विज भी आपको सिंगल ईयरली पैकेज में अवेलेबल हो जाती है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक की। इसके अलावा आपको वन लाइनर जो हमारा करंट अफेयर आता है हर महीने, जो हर मंथ आता है, वो भी बोनस कंटेंट के रूप में यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एसएससी की काफी सारी एग्जाम्स लाइनअप हैं, रेलवे की काफी सारी एग्जाम्स लाइनअप है, तो उनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एसएससी का टारगेट बैच या फिर रेलवे का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, आपको लास्ट टाइम रिवीजन में काफी हेल्प करेगा, तो इन दोनों की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डायरेक्ट वहां से अवेल कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अवेल कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक मिल जाएगी। निम्न में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एनएसजी को ही ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट कमांडो। किसे कहा जाता है? एनएसजी को। ब्लैक कैट कमांडो कौन है? एनएसजी। हाल ही में इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं बी श्रीनिवासन। कौन? बी श्रीनिवासन एनएसजी के डायरेक्टर जनरल नए अपॉइंट हुए हैं। देखिए, एनएसजी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था स्वर्ण मंदिर में 1984 में, उसके बाद आतंकवादी घटनाओं से भारत में निपटने के लिए एक अर्धसैनिक बल बनाया गया और इसे ही नाम दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन? बी श्रीनिवासन। ठीक है, तो 27 अगस्त 1992 बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं बी श्रीनिवासन, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक अपॉइंट किया गया। 1992 के बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं बी श्रीनिवासन। ठीक है ना। इनके पहले एनएसजी के डायरेक्टर जनरल कौन थे? इनके पहले एनएसजी के डायरेक्टर जनरल थे नलिन प्रभात। इनके स्थान पर अपॉइंट हुए हैं नए बी श्रीनिवासन।
ठीक है। क्यों? नलिन प्रभात की अगर हम बात करें तो इन्हें जम्मू कश्मीर का विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। स्पेशल डीजीपी बनाए गए हैं नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के। तो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल का पद खाली हो गया था, तो अब वहां पर अपॉइंट हुए कौन? बी श्रीनिवासन। ठीक है, देखिए इनका जो टेन्योर है ये 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। 2024 में ज्वाइन किया है और 2027 तक 31 अगस्त तक ये अपने पद पर रहेंगे। ठीक है ना। एनएसजी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत में टेररिज्म और अगर कोई गंभीर क्राइम्स होते हैं तो उनसे निपटने के लिए, उनको रोकने के लिए एनएसजी काम करता है। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना की जा चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली इसके लिए आगे चलकर एक एक्ट लाया गया था, एनएसजी एक्ट 1986, और इसको ऑफिशियली फिर फॉर्म करने का एक तमंगा दे दिया गया। हालांकि फॉर्म पहले हो चुका था 1984 में, और 1986 में इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है, और ये जो एनएसजी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत का जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करता है एनएसजी। हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए एनएसजी के? तो ये हैं बी श्रीनिवासन। ब्लैक कैट कमांडो किसे कहा जाता है? एनएसजी को कहा जाता है। सिंपल और इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? देखिए यहां पर हम अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए संस्था क्या करती है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करें तो भारत में चेस खेलों को गवर्न करने वाली एक नेशनल बॉडी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन चेस खेलों को गवर्न करती है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं नितिन नारंग। कौन बने? नितिन नारंग। आंसर बी। ठीक है, ये हैं नितिन नारंग। हाल ही में भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है, और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं अभी तक। ठीक है, भारत के हरियाणा राज्य से, ठीक है ना, अध्यक्ष बनने वाले अखिल भारतीय शतरंज संघ के ये पहले व्यक्ति। कहां से आते हैं नितिन नारंग? आपको ये क्लियर हो जाएगा, हरियाणा से आते हैं, और एआईसीएफ के पहले, हरियाणा के पहले अध्यक्ष, हरियाणा से जो आते हैं, और सबसे युवा अध्यक्ष भी नितिन नारंग है। ठीक है, इनके पहले अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष थे संजय कपूर। ठीक है, तो इनके स्थान पर नए अध्यक्ष बने नितिन नारंग। इसके अलावा कुछ और भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं, यहां पर कुछ अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जैसे दिव्येंदु बरुआ, इनको इसी संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। और यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दिव्येंदु बरुआ की अगर हम बात करते हैं तो ये खुद शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। तो इस तरीके से दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जो कि एआईसीएफ के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इनके पहले कौन? तो इनके पहले भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे सबसे पहले विश्वनाथन आनंद। सबसे पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के विश्वनाथन आनंद। तो ये पहले एआईसीएफ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये पहले ग्रैंड मास्टर थे इसके, इस संस्था के उपाध्यक्ष बनने वाले। और अब दूसरे ग्रैंड मास्टर जो कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बने, कौन है ये? तो ये हैं दिव्येंदु बरुआ। और अध्यक्ष को नियुक्त किए गए तो अध्यक्ष बने हैं नितिन नारंग। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया संस्था क्या करती है। स्थापना कब हुई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 1951 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में देखने को मिलता है, तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा शतरंज ग्रैंड मास्टर भी तमिलनाडु से निकलते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी तमिलनाडु के चेन्नई में। तो है ना, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है वहां के जो खिलाड़ी हैं शतरंज के उनको। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है मौसमी चक्रवर्ती को। सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो, है ना, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में एक ऑल इंडिया रेडियो है, पूरे भारत में काम करता है। नाम से आपको समझ में आएगा, आपने हमेशा इसका नाम सुना है।
ऑल इंडिया रेडियो का नाम किसने नहीं सुना, शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन अपॉइंट किए गए, तो अपॉइंट किए गए हैं मौसमी चक्रवर्ती। यहां पर आप इनकी इमेज देख लीजिए, ठीक है। तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल हाल ही में अपॉइंट किया गया। इनके पहले ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल के पद पर वसुधा गुप्ता थी। तो वसुधा गुप्ता का कार्यकाल खत्म हुआ, टेन्योर खत्म हुआ, और ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है। कौन है भाई, 1991 बैच की एक भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी है मौसमी चक्रवर्ती। यहां पर अगर हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं तो भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके अंतर्गत संचालित एक सार्वजनिक क्षेत्र का रेडियो प्रसारण सेवा केंद्र है ऑल इंडिया रेडियो, है ना। किसानों को मौसम की जानकारी, उनकी फसलों की जानकारी ऑल इंडिया समाचार, है ना, इंटरनेशनल नेशनल प्रोवाइड करने का काम ऑल इंडिया रेडियो करता है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। हेडक्वार्टर कहां पर, नई दिल्ली, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल कौन बनी नई, मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है। केंद्र सरकार ने किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया, तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हाल ही में नया महानिदेशक अपॉइंट किया है पीयूष आनंद को। किसको, पीयूष आनंद। देखिए संस्था क्या काम करती है, एनडीआरएफ क्या है, देखिए जैसे आरपीएफ वगैरह रेलवे के लिए काम करता है, एनडीआरएफ की अगर हम बात करते हैं तो भारत में डिजास्टर से निपटने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए काम करती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अगर देश में कहीं भी कोई भी आपदा आती है, चाहे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सुनामी आ जाए, जैसे 2004 में तमिलनाडु के तट पर टकराई थी, तो ऐसा अगर लैंडस्लाइड हो जाए, तो अगर ऐसी कोई भी डिजास्टर होते हैं तो उस केस में फास्टली, क्विकली रिस्पॉन्स करने का काम होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का। मतलब ऐसे क्षेत्रों में नॉर्मली फटाफट राहत कार्यों को शुरू करना इस संस्था का काम है। हाल ही में इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में पीयूष आनंद की नियुक्ति की गई है। यह है हमारे पीयूष आनंद। कौन है भाई, तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल हाल ही में अपॉइंट किया, ठीक है। पीयूष आनंद के पहले एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर अतुल करवाल थे। इनका टेन्योर खत्म हुआ और अब नए डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, ठीक है। और अब पीयूष आनंद का कार्यकाल 2 साल तक रहेगा। 2024 में इन्होंने ज्वाइन किया और 2026 के मिड तक 2 साल इनका कार्यकाल रहने वाला है डायरेक्टर जनरल के रूप में, ठीक है। संस्था क्या काम करती है ये तो आपको पता चल गया। स्थापना कब हुई हमें ये पता होना चाहिए, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई थी 2006 में, ठीक है। तो एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई, 2006 में की गई। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, बम ब्लास्ट हो जाए, है ना, तो ऐसी आपदाओं में निपटने के लिए एनडीआरएफ काम करता है या इसका गठन किया गया था। प्राकृतिक नेचुरल आपदा, भूकंप, सुनामी हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है ना, ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, तो ये हो गई नेचुरल डिजास्टर। और मानव निर्मित डिजास्टर, बम ब्लास्ट हो जाए, है ना, तो ये केस है। चलिए, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी, है ना, हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है तुहिन कांत पांडे को। चलिए आंसर ले लेते हैं, पहले आंसर डी हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे हाल ही में भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए। यहां पर इमेज देख सकते हैं तुहिन कांत पांडे की। देखिए काम क्या होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ये गृह मंत्री के अंडर में काम करते। फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस के मुद्दों पर गृह मंत्री या गृह मंत्रालय के विभागों के मध्य में समन्वय बनाना
और गृह मंत्री को किसी प्रकार की हेल्प या इंफॉर्मेशन प्रदान करना, यह काम होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। पोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनकी नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या होता है जनरली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि यार सेक्रेटरी कौन पूछेगा, नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी और पीएमओ में जो सेक्रेटरी है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं तो नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, सॉरी यहां पर एक करेक्शन कीजिएगा, गृह मंत्री को नहीं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो शायद मैंने गृह मंत्री बोला है तो उसको करेक्ट कीजिएगा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट है उनके मध्य कोलैब करता है, आपस में मिलकर समन्वय का काम करता है, और फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के मुद्दों पर सलाह देने का काम करता है फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, करेक्शन डन। तुहिन कांत पांडे हाल ही में नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए। इनके पहले भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन थे। कौन थे? टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन के स्थान पर अपॉइंट हुए हैं नए फाइनेंस मिनिस्टर तुहिन कांत पांडे। ठीक है, अब टीवी सोमनाथन क्यों हटे? क्योंकि टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो यह है टीवी सोमनाथन, और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन, तो यह हो जाते हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। तुहिन कांत पांडे कौन है? तो ओडिशा केडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2019 से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये काम कर रहे हैं, और अब फाइनली इन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। आईएएस अधिकारी ओडिशा केडर के। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट किया है सतीश कुमार को। किसको अपॉइंट किया है? सतीश कुमार। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, रेलवे बोर्ड क्या है भाई? तो रेलवे में सर्वोच्च निकाय है रेलवे बोर्ड। रेलवे के प्रबंधन, कैटरिंग जो होती है वहां की, जो भोजन परोसने का काम करती है, रेलवे के प्रबंधन, इन सब के लिए काम करने वाली संस्था है रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे का सर्वोच्च निकाय है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है ना, इंडियन रेलवे सर्विस में मैकेनिकल इंजीनियर हैं सतीश कुमार, इन्हें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। कौन है? सतीश कुमार। याद रहेगा, आंसर हमने ले लिया है, आंसर सी। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन? सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड की वर्तमान सीईओ जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। ले लिया है वैसे, क्योंकि ये 31 अक्टूबर तक रिटायर हो चुकी है। 31 अक्टूबर 2024 को जया वर्मा सिन्हा का रिटायरमेंट था। यहां पर जया वर्मा सिन्हा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेलवे बोर्ड की सीईओ बनने वाली ये पहली महिला थी, तो इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, तो जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की सीईओ बनने वाली पहली महिला थी, और इनका 31 अगस्त को रिटायरमेंट के बाद रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, या फिर नए सीईओ नियुक्त किए गए। कौन है? सतीश कुमार। याद रहेगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सतीश कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू हुआ है ना। 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स अधिकारी हैं ये। मार्च 1988 से रेलवे में अलग अलग पोस्ट पर ये अपनी सेवाएं देते हुए आए हैं, और फाइनली अब रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट हुए हैं सतीश कुमार। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि संस्था क्या है, रेलवे का सर्वोच्च निकाय। लेकिन स्थापना की बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इस संस्था की स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। रेलवे बोर्ड, सतीश कुमार वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। कौन? तो यह है राहुल सिंह। कौन है? राहुल सिंह। ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नाम सुना होगा ना। ठीक है, तो भारत में
शिक्षा के लिए सेंट्रल सर्वोच्च निकाय के रूप में देखा जाता है सीबीएसई को, है ना, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है। राहुल सिंह हाल ही में इसके नए चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल सिंह कौन है भाई, बिहार कैडर के 1996 के एक आईएएस अधिकारी हैं राहुल सिंह, बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी, ठीक है, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। ठीक है, देखिए इनके पहले निधि छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष के पद पर थी, निधि छिब्बर, लेकिन निधि छिब्बर को यहां से हटाकर नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था। तो निधि छिब्बर जब नीति आयोग की सलाहकार अपॉइंट की गई, एडवाइजर अपॉइंट की गई, तो उसके बाद सीबीएसई के अध्यक्ष का पद खाली था और अब सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया किसे, राहुल सिंह को। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है सीबीएसई के बारे में। आपको कैजुअली स्थापना सन तो पता ही होना चाहिए, वो तो हर संस्था का हमने देखा ही है लगभग। तो भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है ना, स्कूल एजुकेशन के लिए एक प्रमुख बोर्ड के रूप में काम करता है सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली। सीबीएसई के अध्यक्ष या चेयरमैन हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए, तो राहुल सिंह अपॉइंट किए गए। किसके स्थान पर, निधि छिब्बर के स्थान पर। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नामित किया गया है अरविंद पनगरिया को। कौन है, अरविंद पनगरिया। वित्त आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में एक संवैधानिक संस्था है। कौन, वित्त आयोग। 280 वित्त आयोग के गठन, उसके अधिकार और शक्तियों का प्रावधान करता है आर्टिकल 280, संवैधानिक संस्था। 15वें वित्त आयोग पहले गठित किया जा चुका है। 15वां वित्त आयोग, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन.के. सिंह थे। और अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने अरविंद पनगरिया। वित्त आयोग का काम क्या होता है, संवैधानिक संस्था है भाई, तो काम भी इंपॉर्टेंट होगा। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार को सिफारिशें देने का काम होता है वित्त आयोग का। जो भी पैसा होता है, फाइनेंस होता है, टैक्स से जो पैसा आता है, उसको केंद्र और राज्य के मध्य में कितना कितना बांटा जाना चाहिए, इसके बारे में केंद्र सरकार को सलाह देता है एक परामर्शकारी निकाय, ध्यान रखना, वित्त आयोग। ठीक है, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और अब 16वां वित्त आयोग, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगरिया। यहां पर आप इनकी इमेज देखिए, यह है अरविंद पनगरिया। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगरिया के नेतृत्व में कार्य करना शुरू कर देगा। अरविंद पनगरिया कौन है, तो देखिए ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, किसके, नीति आयोग के, और प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। इसके अलावा आयोग के सचिव के रूप में ऋत्विक रंजनम पांडे की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं कौन, अरविंद पनगरिया। पर हम यहां पर सचिव भी देखते हैं, तो आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे को अपॉइंट किया गया। केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है कि 16वां वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक केंद्र को सौंप दे, ताकि 1 अप्रैल 2026 से इसको देश में लागू किया जा सके। तो 1 अप्रैल 2026 से आगे आने वाले 5 सालों के लिए नॉर्मली देश में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू की जाएगी। 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में किया गया, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष। ठीक है, भारत का वित्त आयोग एवं एक संवैधानिक निकाय, अभी मैंने आपको बताया, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए यह काम करता है। संविधान के आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, किसका, वित्त आयोग का।
ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया कि वित्त आयोग का काम क्या है। आगे आते हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं राजा रणधीर सिंह। कौन बने? राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद की बात करते हैं तो एशिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाली गवर्निंग बॉडी है। एशिया के देशों के मध्य में ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की जिम्मेदारी एशियाई ओलंपिक परिषद की होती है। अब इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं भारत के हैं राजा रणधीर सिंह। भाई ये किस खेल से? तो राजा रणधीर सिंह की बात करते हैं तो एक ओलंपिक निशानेबाज है, शूटर है ओलंपिक के, इंडियन राजा रणधीर सिंह, जिन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इस तरीके से एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले राजा रणधीर सिंह पहले व्यक्ति हैं, सॉरी पहले इंडियन है, व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, पहले इंडियन है। ठीक है ना। कुछ समय पहले ही एशियाई ओलंपिक परिषद की जो 44वीं बैठक थी उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। यहां पर निर्विरोध चुना गया है राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, ओलंपिक निशानेबाज। इनके पहले एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के पद पर कुवैत के शेख अहमद अल फहद अल सबा थे। ठीक है, कुवैत के शेख अहमद अल फहद अल सबा। ठीक है, ये पहले एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन इनका कार्यकाल अब खत्म हुआ और राजा रणधीर सिंह नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। कब से कब तक रहेंगे? तो 2024 से 2028 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। काम समझ में आ गया? एशियाई ओलंपिक परिषद का काम क्या है? स्थापना 1982 में की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है कुवैत सिटी, जो कि कुवैत की कैपिटल है। ठीक है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हाल ही में दोबारा अपॉइंट किए गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। कौन बने? मोहम्मद तैयब इकराम। पहले भी ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, अब दोबारा इनकी नियुक्ति की गई है मोहम्मद तैयब इकराम की। सबसे पहली चीज, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करता क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम को दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया। दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने। कहां से बिलोंग करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले तो ये समझिए कि 2022 में मोहम्मद तैयब इकराम अध्यक्ष के रूप में पहले भी अपॉइंट हो चुके। 2022 में अध्यक्ष बने थे, तब एक इंडियन अध्यक्ष के पद से हटे थे, ये थे नरेंद्र बत्रा, है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं नरेंद्र बत्रा क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे नरेंद्र बत्रा, पहले इंडियन नरेंद्र बत्रा। इनका कार्यकाल 2022 में खत्म हुआ था और इनके स्थान पर मोहम्मद तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने थे और अब 2024 में इन्हें दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में की गई थी। ध्यान रखना, 1924 में यह संस्था स्थापित की गई थी। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। और वर्तमान अध्यक्ष लगातार दूसरी बार अपॉइंट किए गए कौन? मोहम्मद तैयब इकराम, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो यह पूरे भारत में क्राइम्स और क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखने वाली होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है। इसके डायरेक्टर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया आलोक रंजन को। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन? आलोक रंजन। ठीक है, तो आईपीएस अधिकारी है आलोक रंजन, आपको ये चीज पता होना चाहिए, जिन्हें नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। इनके पहले डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे आईपीएस विवेक गोगिया। इनके स्थान पर अब नए अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर आलोक रंजन। आलोक रंजन के बारे में आपको यह चीज पता होना चाहिए कि 1991 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं।
ठीक है ना। इनका डायरेक्टर के रूप में जो कार्यकाल है 30 जून 2026 तक रहने वाला है। अब यहां पर जैसा कि अभी मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बताया, बेसिक चीज आपको पता चल गई कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाला संस्थान है। पूरे देश में सारे जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम्स का डेटा है, उन्हें कलेक्ट करना, उनका एनालिसिस करना और उन्हें मैनेज करना, इसकी जिम्मेदारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को सौंपी गई है। इस संस्था की स्थापना 1986 में की गई थी और अब इसके नए डायरेक्टर कौन बने? आलोक रंजन। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नारकोटिक्स आपने नाम सुना होगा, भारत में जो मादक पदार्थ होते हैं उनके अवैध जो व्यापार होता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक खुफिया एजेंसी काम करती है। यह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। मूवीज में भी आपने इसका नाम सुना होगा। इसके हाल ही में नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए अनुराग गर्ग। एनसीबी के नए डायरेक्टर कौन बने? अनुराग गर्ग। ठीक है। तो आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग गर्ग, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। यह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है। जो कि अभी तक सीमा सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया डायरेक्टर, अनुराग गर्ग। ठीक है ना। इनके पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डायरेक्टर के पद पर थे अनीश दयाल सिंह और अब नए बने कौन? अनुराग गर्ग, जिनका कार्यकाल 23 मई 2026 तक रहेगा एनसीबी के डायरेक्टर के रूप में। एनसीबी के बारे में कैजुअली मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई पूरे भारत में जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी को रोकने वाली खुफिया एजेंसी है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह स्पेशली काम करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का हाल ही में नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम सुना होगा, कौन है वर्तमान में भारत के सीएजी के पद पर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को अब एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। देश में जो सीएजी करता है वैसी ही संस्था है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जो कि एशिया लेवल पर काम करती है। इसके चेयरमैन बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 2024 से 2027 तक एसओसाई के चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे, है ना। इसी का शॉर्ट रूप है एसओसाई। ठीक है। एशिया के 48 सुप्रीम ऑडिट जो इंस्टीट्यूशन है ना, उनका एक समूह है ना। एशिया के बड़े बड़े 48 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का एक समूह है। उद्देश्य क्या है? सरकारों द्वारा जो खर्च किया जाता है, जो एक्सपेंसेस किया जाता है, उसकी ऑडिटिंग में सुधार करना, ट्रांसपेरेंसी लाना और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी को तय करना, यह काम होता है एसओसाई का। इसके चेयरमैन बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के सीएजी के पद पर हैं। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है फिक्की, इसके डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किए गए। तो फिक्की है ना, देखिए पूरे भारत में जो उद्योग होता है ना, उसका एक संघ है, व्यापारिक संघ बोल लो आप इनको। गवर्नमेंट और उद्योगों के मध्य में एक ब्रिज के रूप में ये काम करता है, फिक्की काम करता है। ठीक है ना। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की है। इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बनाई गई है ज्योति विज। कौन बनी? ज्योति विज। ठीक है ना। फिक्की की नई डायरेक्टर जनरल ज्योति विज को पूर्व महानिदेशक शैलेश पाठक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। शैलेश पाठक ज्योति विज के पहले फिक्की के डायरेक्टर जनरल के पद पर थे। अभी इनका कार्यकाल खत्म हुआ और फिक्की की नई डायरेक्टर जनरल बनी ज्योति विज। शॉर्ट में फिक्की का काम क्या है? एक गैर सरकारी व्यापारी संघ है, ठीक है ना, जो व्यापारी और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है।
फाउंडेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। ज्योति विज वर्तमान में फिक्की की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई। आगे बढ़े, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भारत के? आप सभी को पता होना चाहिए, अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी होती है इनकी, है ना, पूरे देश की रक्षा, है ना, के लिए जब भी हम देखते हैं ना तो अजीत डोभाल की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरी बार नियुक्त किए गए 2024 में, तीसरी बार। सबसे पहली बार अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था 2014 में। इनके पहले शिव शंकर मेनन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे गवर्नमेंट के। अब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया और 2024 में तीसरी बार यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। काफी सारी उपलब्धियां हैं अजीत डोभाल की। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन 1968 केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, केरल कैडर के, ठीक है ना। इन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी है ना, उसके लिए इन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तीसरी बार अपॉइंट किए गए। अदर अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर पी.के. मिश्रा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार भी नियुक्त किया गया है दो लोगों को, अमित खरे और तरुण कपूर को। तो कैजुअली इनको भी याद रख सकते हो तो याद रख लेना। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, है ना, इसके हाल ही में नए उपाध्यक्ष के रूप में एक इंडियन को चुना गया है, हर्षपति सिंघानिया। कौन है? हर्षपति सिंघानिया। बात करेंगे कि संस्था क्या करती है। तो देखिए, अगर इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल और आईसीसी एक वैश्विक संगठन है जो कि दुनिया भर में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कंपनीज है और जितने भी बिजनेस है, उनका प्रतिनिधित्व करती है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे हमने हमारे यहां पर फिक्की देखा, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार और कंपनियों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा फ्रांस के पेरिस में, ठीक है ना, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स का। हाल ही में इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की ही नियुक्ति की गई थी, ठीक है ना। तो अध्यक्ष के रूप में तो फ्रांस के फिलिप वेरिन नियुक्त किए गए और उपाध्यक्ष के रूप में इंडियन को नियुक्त किया गया है, जेके ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक हैं हर्षपति सिंघानिया, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के पहले उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन बने? तो यह है फिलिप वेरिन, ठीक है ना, फ्रांस के हैं। भारत की खुफिया एजेंसी आईबी के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो आईबी के प्रमुख या अध्यक्ष वर्तमान में तपन कुमार डेका है। आंसर सी, कौन है? तपन कुमार डेका। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपको पता है खुफिया एजेंसी, जैसे हमारी रॉ काम करती है वैसे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की खुफिया एजेंसी है जिसके प्रमुख या अध्यक्ष हैं वर्तमान में तपन कुमार डेका, ठीक है। देखिए, वैसे ये पहले से ही आईबी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका कार्यकाल बढ़ाया है 1 साल के लिए, इसलिए सुर्खियों में थे। तो आपको याद रखना चाहिए। मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसने औपचारिक रूप से ऑफिशियली 1 साल का विस्तार दिया है तपन कुमार डेका के कार्यकाल को आईबी प्रमुख के रूप में। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका है। इनकी बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश केडर के 1988 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं। 2023 में ये आईबी के प्रमुख नियुक्त किए गए थे और अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल कंटिन्यू किया है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो मैंने आपको बता दिया भारत की एक खुफिया एजेंसी है। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी किसी और उद्देश्य से। उस वक्त अंग्रेजों ने अपनी खुफिया एजेंसी बनाई थी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके खिलाफ। लेकिन आगे चलकर जब देश आजाद हुआ तो हमने इसको रनिंग में खुफिया एजेंसी रखा और अब ये देश के लिए काम करती है। 1887 में स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। ठीक है। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? नाटो के बारे में जानते हैं, सुना होगा संस्था के बारे में। नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कभी 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद सोवियत संघ की शक्ति को रोकने के लिए, जो शक्ति बढ़ रही थी सोवियत संघ वर्तमान रशिया, उसको रोकने के लिए कुछ यूरोपीय देश और कुछ उत्तरी अमेरिकी देश एक साथ आते हैं और एक संगठन बनाते हैं और इसको नाम देते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। एक सैन्य गठबंधन है। इसके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को। किसे? मार्क रूटे को। ठीक है ना। तो यह है मार्क रूटे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो के महासचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। 1 अक्टूबर को ही इन्होंने अपना पद संभाला है महासचिव के रूप में। इनके पहले जेन्स स्टोल्टेनबर्ग महासचिव थे नाटो के। वैसे 3 से 5 महीने पहले ही नया सचिव महासचिव चुन लिया गया था मार्क रूटे को। अब 1 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया। तो नाटो के पूर्व महासचिव कौन हो गए? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और नए महासचिव कौन हो गए नाटो के? तो ये हो गए मार्क रूटे। ठीक है ना। नाटो में सेक्रेटरी जनरल अंतरराष्ट्रीय सिविल सर्वेंट होता है। ध्यान रखना, जो हम महासचिव की बात करें ये इंटरनेशनल एक सिविल सर्वेंट है। नाटो की सभी महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष होता है, पहली चीज। और साथ ही साथ संगठन के जो डिसीजन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंटली कौन लेता है? सेक्रेटरी जनरल लेता है। तो नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने? मार्क रूटे। ठीक है ना। यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेकिन स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। नाटो में वर्तमान में 32 मेंबर कंट्री है। कितनी? 32। ठीक है ना। इसमें से 30 है यूरोपीय और 2 हैं उत्तरी अमेरिकी देश। स्वीडन 2024 में नाटो का 32वां सदस्य देश बना था। तो ये सबसे लेटेस्ट है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है संजय नायर ने। किसने? संजय नायर एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष है। सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इनके पहले एसोचैम का अध्यक्ष थे अजय सिंह। इनके स्थान पर अब नए बने संजय नायर। ठीक है ना। 2024-25 के लिए इन्हें एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एसोचैम की बात करें तो एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एक गैर सरकारी व्यापारी संघ है। ये भी जैसे फिक्की काम करता है ये भी काम करता है एसोचैम। ठीक है ना। संजय नायर वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। ठीक है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। वर्तमान में आईएमएफ का प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड आईएमएफ के नाम से जाना जाता है। तो इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, प्रबंध निदेशक की बात करें तो यह है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आंसर सी है ना। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। देखिए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें आईएमएफ का प्रबंध निदेशक चुना गया। सबसे पहली बार ये पहले 5 साल तक नियुक्त की गई थी 2019 में। 2024 में सेकेंड टर्म के लिए इन्हें प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। तो आईएमएफ की कंटिन्यू रही प्रबंध निदेशक कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब 2024 से इनका दूसरा टर्म शुरू होगा और ये अगले 5 साल तक चलने वाला है। आईएमएफ जानते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में आपने सुना होगा, है ना। काफी
सुर्खियों में रहते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के बारे में आपको पहले समझना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की एक वित्तीय एजेंसी है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको वित्त देने का, उधार देने का काम नॉर्मली आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। तो जुलाई 1944 है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। स्थापना 1944 में हो गई थी, काम 1945 में शुरू किया था। तो कहीं कहीं आपको स्थापना का सन 1945 भी मिलता है, पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में घोषित हो चुका था आईएमएफ। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन, प्रबंध निदेशक कौन, तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कहां से बिलोंग करती है, बुल्गारिया से। कहां की है, बुल्गारिया, ठीक है ना। 2009 में पहली बार ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी आईएमएफ की, और अब लगातार दूसरी बार इन्हें आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नाम सुना होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का नॉर्मली आपने नाम सुना होगा। यूपीएससी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में एक संवैधानिक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रीति सूदन को। इंटरेस्टिंग यह है कि प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। कौन सी, दूसरी। पहली कौन थी, तो सबसे पहली बार रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है ना, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की जा चुकी है। और अभी करंटली प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपीएससी की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन, ठीक है ना। तो आईएएस अधिकारी है प्रीति सूदन। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष के रूप में इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया। 1 अगस्त को 2024 में इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन ने, और अप्रैल 2025 तक ये अपने पद पर बनी रहेगी। दूसरी महिला अध्यक्ष यूपीएससी की प्रीति सूदन, पहली कौन थी, रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है। इनके पहले, प्रीति सूदन के पहले यूपीएससी का अध्यक्ष कौन था, तो प्रीति सूदन के पहले यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर थे मनोज सोनी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के कारण इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ इनके पर्सनल रीजन रहे होंगे, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था मनोज सोनी ने यूपीएससी के अध्यक्ष पद से। और इनके बाद नई अध्यक्ष बनी प्रीति सूदन, ठीक है। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है। इसके पहले भी काफी अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुकी है, वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुकी है, लेकिन करंटली यूपीएससी की महिला अध्यक्ष प्रीति सूदन है। निम्न में से किसे अगस्त 2024 में ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ईडी के डायरेक्टर, अच्छा ईडी का नाम सुना है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय। आपको पता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी के समन आते थे, है ना, मतलब काम करती है गवर्नमेंट के लिए, संस्था काम करती है। तो ईडी काम क्या है इसका समझना, गवर्नमेंट की संस्था है, एक नेशनल लेवल पर काम करने वाली संस्था, काम क्या है, तो देश में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करती है ईडी। ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया, है ना, मनी को छुपा लिया, तो ईडी काम करती है उसके लिए, ठीक है ना। इसे कहा जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसके अध्यक्ष के निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में अगस्त 2024 में अपॉइंट किया गया राहुल नवीन को। किसे, राहुल नवीन, है ना। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं राहुल नवीन, जिन्हें ईडी का डायरेक्टर हाल ही में अपॉइंट किया गया। इनके पहले ईडी के डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा के पद से हटने के बाद ईडी के नए डायरेक्टर बने राहुल नवीन, आईआरएस अधिकारी। देखिए, नवीन वर्तमान में ईडी में विशेष निदेशक के रूप में वैसे कार्यरत थे, और अब डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का निर्देशक के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर इनका जो कार्यकाल है वो अब 2 साल का रहने वाला है। 2 साल तक राहुल नवीन ईडी के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। ईडी देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है। काम क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूं भाई,
है ना, आर्थिक अपराध मतलब वही पैसों को लेकर जो भी अपराध होता है इलीगल, उससे लड़ने के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसकी स्थापना की गई थी 1956 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। ठीक है, ईडी का। निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई के द्वारा अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष के रूप में या प्रमुख बोलने चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है वीवीएस लक्ष्मण को। किसे? वीवीएस लक्ष्मण। हेड बने हैं ये भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के वीवीएस लक्ष्मण। भारत में जो नई नई प्रतिभा होती है ना खेलों के लिए, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको खेल सिखाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी इसके लिए काम करती है। तो वीवीएस लक्ष्मण इसके हेड है। वैसे देखिए पहले से ही हेड है, लेकिन इनका कार्यकाल 1 साल का बढ़ाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वीवीएस लक्ष्मण का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के हेड के रूप में जो कार्यकाल था उसको 1 साल के लिए हाल ही में बढ़ा दिया है। ठीक है ना, 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था इस पद पर, लेकिन अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2021 में इन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के हेड के रूप में ज्वाइन किया था और 2024 में टेन्योर खत्म हो रहा था, तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा वीवीएस लक्ष्मण को। कहां पर? तो यह है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया किशोर मकवाना को। किसको? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 ए और बी, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों का उल्लेख करते हैं। तो किशोर मकवाना आर्टिकल 338 और 338 ए, है ना, तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से रिलेटेड है। बी तो पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। देखिए काम क्या करता है आयोग? पूरे देश में अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए काम करना, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना, है ना, उनसे कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा देश में, अनुसूचित जाति की सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना को अपॉइंट किया है। इसके पहले विजय सांपला, ठीक है, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। इनके स्थान पर नए अध्यक्ष बने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना 2024 में। ठीक है ना। किशोर मकवाना गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। भारत के पीएम पर एक बुक भी इनकी काफी फेमस हुई थी, मोदी ए कॉमन मैन पीएम, है ना, ये इनकी बुक थी किशोर मकवाना की। गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो आपको मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बता दिया कि काम क्या करती है, समझ में आ गया होगा आपको। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो ये अपॉइंट किए गए हैं देवेंद्र झाझरिया। नाम सुना है क्या देवेंद्र झाझरिया का? ये पैरा भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंक खिलाड़ी, ठीक है ना, खिलाड़ी पैरा जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया, बहुत ही फेमस खिलाड़ी। इन्हें भारतीय पैरालंपिक कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है। तो पैरा भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक कमेटी, ठीक है ना, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके पहले भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष थी दीपा मलिक, तो दीपा मलिक के स्थान पर अपॉइंट हुए हैं देवेंद्र झाझरिया। ठीक है ना, पैरा जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी। तो पता चल गया पैरा जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं। ये बिलोंग करते हैं भारत के राजस्थान राज्य से। कौन? देवेंद्र झाझरिया राजस्थान राज्य से आते हैं। काफी सारे अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं अपने करियर में। जैसे खेलों के क्षेत्र में देवेंद्र झाझरिया के योगदान के कारण इन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2004 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है 2017 में। पद्मश्री दिया गया था 2012 में। किसे? देवेंद्र झाझरिया को।
पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले पैरालंपियन थे। इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। ठीक है, तो भारत में विकलांगों के लिए खेल को बढ़ावा देने वाली संस्था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए देवेंद्र झाझरिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हमने मकवाना जी की बात करी थी, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये बने हैं हाल ही में, कौन बने हैं भाई? अंतर सिंह आर्य। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर सिंह आर्य को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट किया। ये मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते, एमपी से आते हैं। अंतर सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। इनके पहले हर्ष चौहान इस पद पर थे, जिनका स्थान लिया है अंतर सिंह आर्य ने। ठीक है, आपको यहां पर यह चीज पता होना चाहिए कि झारखंड रांची की पूर्व मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। तो सदस्य के रूप में आशा लकड़ा और अध्यक्ष कौन बना? अंतर सिंह आर्य। अध्यक्ष कौन बने? अंतर सिंह आर्य, याद रहेगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो यह है अंतर सिंह आर्य जी। ठीक है, ओके। तो यह सेम संस्था आपको पता होना चाहिए, अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संवैधानिक संस्था है। उसी तरीके से अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो देश में जो हमारे जनजाति समूह के भाई बहन हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने वाली संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो यहां पर सारे अपॉइंटमेंट जितने भी मैंने आपको बताए हैं 2024 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आई होप आपने ध्यान से नोटिस किया होगा। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अवेल कर लीजिए उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वही अपॉइंटमेंट यहां पर मैंने कलेक्ट किए हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।